बिग सोचो में खुश आमदीद। ये स्पेन का मशहूर शहर बार्सिलोना है। यहाँ आपको आईफल टावर नज़र नहीं आ रहा, और आ भी कैसे सकता है क्योंकि वो तो यहाँ है ही नहीं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुस्ताव आईफल ने सबसे पहले बार्सिलोना ही में एक अजीमुशान टावर तामीर करने का प्रपोजल दिया था, लेकिन उस वक्त वहाँ के शहरियों को ये बहुत फजूल किस्म का आइडिया लगा। उन्होंने कहा, हम क्यों इतने पैसे यहाँ लोहे का एक ढांचा बनाने में खर्च करें और फिर रात को इसे देखने के लिए बेशुमार लाइट्स का बंदोबस्त भी करें। ये बेकार आइडिया लगा उन्हें, सो उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने गुस्ताव आईफल को कहा कि अपने इस प्रोजेक्ट को कहीं और ले जाकर मुकम्मल करें। दोस्तों, फिर हुआ भी ऐसा ही। बार्सिलोना से 1000 किलोमीटर दूर फ्रांस के मशहूर शहर पेरिस में गुस्ताव आईफल ने वही टावर तामीर किया जिसे आज दुनिया आईफल टावर के नाम से जानती है। आज की इस वीडियो में हम आपको आईफल टावर की मुकम्मल हिस्ट्री दिखाएंगे कि ये क्यों तामीर किया गया, इस पे कितनी लागत आई, इसने जंग अजीम में कैसे अहम किरदार अदा किया, और वो किस्सा क्या था जब आईफल टावर को बेच दिया गया था। 1889 में फ्रेंच रेवोल्यूशन को 100 साल मुकम्मल होना थे। फ्रांसीसी इनकलाब की 100 साला सालगिरह के मौका पर एक यूनिवर्सल एक्सपो यानी बैनुल-अक़वामी नुमाइश का एहतमाम किया जाना था। इस मौके पर एक शानदार यादगार तामीर करने का फैसला किया गया जो सेंट्रल पेरिस में वाक़या चैंप द मार्स पर तामीर होना थी, और इसको बैनुल-अक़वामी नुमाइश के दाखिली रास्ते पर बनाया जाना था। इस मकसद के लिए फ्रांस में एक कंपटीशन रखा गया, एक मुकाबला मुनक्किद किया गया जिसमें 100 से ज़ायद फनकारों ने मोनूमेंट्स बनाने के लिए अपने अपने आइडियाज़ पेश किए। इन 100 आर्टिस्ट्स में से गुस्ताव आईफल का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया गया। ये वही प्रपोजल था जिसे स्पेनिश लोगों ने रिजेक्ट किया था। उसने 300 मीटर ऊंचा एक टावर तामीर करने की तजवीज़ दी थी जो कबूल कर ली गई, और 1887 में इसकी तामीर पर काम शुरू कर दिया गया। यहाँ आपको एक और दिलचस्प बात भी बताते हैं, वो ये कि आईफल टावर का नाम तो गुस्ताव आईफल के नाम पर ही है और प्रपोजल भी ये उसी का था, लेकिन इसका डिज़ाइन आईफल की कंपनी के 2 सीनियर इंजीनियर्स ने तैयार किया था, उसने खुद नहीं। माय क्यूरियस फेलोज, आईफल टावर की चमक देखकर लगता है कि शायद ये स्टील का बना हो, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं। हकीकत ये है कि आईफल टावर आयरन लोहे का बना हुआ है। इसकी तामीर के लिए खाम लोहा मशरकी फ्रांस से लाया गया था। फिर इस आयरन को आईफल कंपनी की फैक्ट्रीज में ले जाया गया, जहां इसको पुल्डिंग प्रोसेस यानी आयरन को ऑक्सीडाइजिंग मादा की मौजूदगी में किसी भट्टी में डाला गया, जहां हाई टेम्परेचर की वजह से पिघलाकर और फिर हथौड़े की मदद से इसे मखसूस शक्ल दी गई। इस अमल के दौरान लोहे में मौजूद इजाफी कार्बन का भी खात्मा हो जाता है। आखिर में इन लोहे के टुकड़ों को उस जगह ले जाया गया, जमा किया गया जहां आईफल टावर तामीर किया जाना था। दोस्तों, अब आपके क्यूरियस माइंड में ये सवाल तो ज़रूर आ रहा होगा कि अगर ये लोहे का है तो इसे जंग क्यों नहीं लगता। तो इसका जवाब यह है कि इसे जंग लगने से बचाने के लिए इस पर पेंट की एक मोटी तह लगाई गई है। इस पेंट की वजह से इस पर जंग नहीं लगता, लेकिन जाहिर है पानी और हवा की वजह से पेंट ख़राब भी तो हो सकता है। इसलिए इसे हर 7 साल बाद रीपेंट किया जाता है, दोबारा पेंट किया जाता है। ये रीपेंट करने की रिकमेंडेशन मशवरा भी गुस्ताव आईफल ने ही दिया था, जिसे आज की तारीख तक फॉलो किया जा रहा है। इसीलिए इसे आज तक जंग नहीं लग सका। दोस्तों, आईफल टावर 300 मीटर या 984 फीट ऊंचा है। इसकी तामीर मुकम्मल हुई तो इसे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत या मोनूमेंट होने का एजाज़ भी हासिल हो गया, जो अगले 41 बरस तक 41 ईयर तक इसी के पास रहा। 1930 में अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में क्राइसलर बिल्डिंग तामीर हुई तो इसकी हाइट 319 मीटर्स थी। इससे आईफल टावर का ये एजाज़ कि वो बुलंद तरीन बिल्डिंग है, क्राइसलर बिल्डिंग ने छीन लिया। आईफल टावर का टोटल वेट 10,100 टन है और इस पर 20,000 लाइट्स नस्ब हैं। इस टावर की 108 स्टोरीज हैं, जबकि 3 प्लेटफॉर्म्स हैं।
पहला प्लेटफॉर्म ज़मीन से 190 फीट बुलंद है, जबकि दूसरा 376 और तीसरा 900 फीट बुलंद है। इसमें 1710 सीढ़ियां हैं, जबकि 8 लिफ्ट्स भी मौजूद हैं। एक अंदाजे के मुताबिक एक लिफ्ट एक साल में 64,000 मील या 1,03,000 किलोमीटर का फासला तय करती है। माई क्यूरियस फेलोज आईफल टावर को 2 साल 2 माह और 5 दिन के रिकॉर्ड टाइम में तामीर किया गया। इसकी बेस को, इसकी बुनियाद को बनाने में सिर्फ 5 माह लगे और बाकी टावर की तामीर में सिर्फ 21 माह का वक्त लगा। तामीराती काम जनवरी 1887 में शुरू हुआ और 31 मार्च 1889 को मुकम्मल कर लिया गया। इसे बनाने में $1.5 मिलियन 15 लाख डॉलर की लागत आई, जो फ्रेंच गवर्नमेंट ने अदा की थी। दोस्तों, जब आईफल टावर तामीर किया जा रहा था तो पेरिस के लोगों ने भी इसकी सख्त मुखालफत की थी। उस वक्त के बहुत से नामवर दानिश्वर, जिनमें फ्रांस के मशहूर मुसन्निफ मोपसा भी शामिल थे, उन्होंने भी इसके खिलाफ शदीद एहतजाज किया था। उन सब का ये कहना था कि लोहे का ढांचा पेरिस की खूबसूरती को ख़राब कर देगा। इस मुखालफत की वजह से गुस्ताव आईफल को सिर्फ 20 साल का परमिट यानी इजाज़तनामा दिया गया था, जिसका मतलब ये था कि ये टावर यहाँ तामीर के बाद सिर्फ 20 साल तक कायम रह सकता है। 20 साल के बाद इसे यहाँ से हटाना होगा, यानी तोड़ना होगा और ख़त्म कर देना होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए टावर के ऊपर एंटीनाज लगा दिए गए थे और यूं इनसे रेडियो ट्रांसमिशन का भी काम लिया जाने लगा था। दोस्तों, आईफल टावर आज भी पूरी दुनिया में रेडियो और टीवी ब्रॉडकास्ट के लिए इस्तेमाल होता है। और अब तो आप जानते हैं कि आईफल टावर फ्रांस का एक आइकॉन, सबसे मशहूर लैंडमार्क बन चुका है। इसे इमारत साजी की तारीख में एक अजीम शाहकार भी समझा जाता है। आईफल टावर को फ्रांसीसी आयरन लेडी भी कहा जाता है। यह दुनिया का मोस्ट विजिटेड मोनूमेंट है, जिसे पैसे देकर लोग देखने के लिए आते हैं। हर साल तकरीबन 70 लाख लोग यहाँ आते हैं, जिनमें से 75% गैर मुल्की होते हैं, यानी उनका ताल्लुक फ्रांस से नहीं होता। दोस्तों, जैसा कि हम आपको दिखा चुके हैं कि आईफल टावर से रेडियो कम्युनिकेशन का काम भी लिया जाने लगा था, इसलिए पहली आलमी जंग में आईफल टावर ने ज़बरदस्त रोल प्ले किया। बल्कि यूं समझ लें कि इसने पेरिस को एक मरतबा तबाही से बचा लिया था। वर्ल्ड वॉर 1 में इस टावर का इस्तेमाल फ्रांसीसी फ़ौज को अहम अहकामात भेजने के लिए किया गया, जबकि इस पर लगे ट्रांसमीटर्स ने जर्मन कम्युनिकेशन को कामयाबी से जैम कर दिया था। दूसरी जंग अजीम के दौरान भी आईफल टावर ने एक स्ट्रेटजिक रोल प्ले किया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने पेरिस पर कब्जा किया तो फ्रांसीसियों ने लिफ्ट्स की केबल्स को काट दिया, ताकि नाजी आईफल टावर को प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर इस्तेमाल ना कर सकें। माई क्यूरियस फेलोज, दूसरी जंग अजीम के दौरान ही हिटलर ने इस टावर को गिराने का हुक्म भी जारी कर दिया था, लेकिन जिस जर्मन जनरल को ये हुक्म दिया गया वो उससे पहले ही दुश्मन के सामने हथियार डाल चुका था, जिसकी वजह से आईफल टावर बच गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आईफल टावर 2 बार फरोख्त होते होते बाल बाल बचा है, बल्कि एक बार तो इसकी रकम भी वसूल कर ली गई थी। ऐसा फ्रेंच गवर्नमेंट ने नहीं, बल्कि एक जालसाज विक्टर लस्टिंग ने किया था। माई क्यूरियस फेलोज, ये 1925 की बात है, 1925। विक्टर लस्टिंग, जो एक कॉन आर्टिस्ट था यानी कि धोखेबाज था, उसके फ्रॉड के किस्से न सिर्फ पूरे यूरोप बल्कि अमेरिका तक में मशहूर थे। वो पेरिस के होटल में बैठा एक दिन अखबार पढ़ रहा था, जिसमें आईफल टावर के बारे में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था। इस आर्टिकल में लिखा था कि फ्रांसीसी हुकूमत को आईफल टावर की रेनोवेशन के लिए बहुत से पैसों की ज़रूरत है और इसके लिए उन्हें बहुत मुश्किल का सामना है। आखिर में सहाफ़ी ने ये लाइन लिखी कि आपकी राय क्या है, क्या आईफल टावर को बेच देना बेहतर नहीं होगा? ये आर्टिकल पढ़ते ही विक्टर के चालाक दिमाग में फ़ौरन एक फ्रॉड का आइडिया आया। ये आइडिया था आईफल टावर को फ़रोख्त करने का।
اس نے پمفلٹس چھپوائے جن میں لکھا تھا کہ گورنمنٹ آئیفل ٹاور فروخت کرنا چاہ رہی ہے، اور یہ اشتہارات اس نے پیرس کی نامور کمپنیز کو ذاتی طور پر بھیج دیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خود کو گورنمنٹ کا نمائندہ دکھانے کے لیے اس نے اپنا ایک جعلی فیک آئی ڈی کارڈ بھی بنوایا۔ مائی کیوریس فیلوز آندرے پوسن نامی ایک بزنس مین جو پیرس کی بزنس کمیونٹی میں اپنا نام بنانا چاہتا تھا، پہچان بنانا چاہتا تھا، وہ اس کے جھانسے میں آ گیا۔ آندرے پوسا نے سوچا اگر وہ آئیفل ٹاور خرید لے گا اور آئیفل ٹاور کا مالک بن جائے گا تو پوری دنیا کی بزنس کمیونٹی میں اس کے چرچے ہوں گے۔ وہ اس لالچ کے باعث جعل سازی کا شکار ہوا اور 70,000 فرینک میں اس نے آئیفل ٹاور کو خرید لیا۔ وکٹر لسٹنگ یہ رقم لے کر آسٹریا روانہ ہو گیا۔ اب لسٹنگ کو، جو کہ آسٹریا میں تھا، لگ رہا تھا کہ جب پوسا کو پتہ چلے گا کہ اس کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے تو وہ بہت شرمندہ ہوگا، جس کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ پولیس کو اطلاع کرے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی عزت بچانے کے لیے پولیس کو اطلاع نہ کرے۔ لیکن پھر بھی لسٹنگ روز اخبارات ضرور پڑھتا کہ کیا پتہ اس کے فراڈ کی خبر کسی نہ کسی طرح اخبارات میں چھپ ہی جائے۔ لیکن جلد ہی اس کے یہ شکوک و شبہات دور ہو گئے۔ کئی روز گزر جانے کے بعد بھی اس جعل سازی کی خبر اخبار میں نہیں چھپی۔ پوسا جس نے یہ ٹاور خریدا تھا، اس نے شرمندگی کی وجہ سے کسی کو بتایا ہی نہیں کہ اس کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہو گیا ہے اور وہ کتنا بے وقوف انسان ہے۔ وکٹر لسٹنگ نے ایک بار پھر اسی اسکیم پر دوبارہ کام کرنے کا سوچا اور دوبارہ پیرس آ گیا۔ ایک بار پھر اس نے آئیفل ٹاور کو فروخت کرنے کی کوشش کی، لیکن اب کی بار جب لسٹنگ نے ڈیلرز کے ایک اور گروپ سے بات کرنے کی کوشش کی تو پولیس کو اس سارے معاملے کی اطلاع ہو گئی۔ لسٹنگ گرفتاری سے بچنے کے لیے امریکہ فرار ہو گیا اور یوں دوسری بار آئیفل ٹاور فروخت ہونے سے بچ گیا۔ دوستو، یہ تھی آئیفل ٹاور کی ہسٹری۔ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں آپ کو یہ دلچسپ سٹوری کیسی لگی۔